तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग फिलहाल ये कुछ भी कर ले, नासा एंड सोल लेवल पर ये जा नहीं पा रहा था। अब इसे एक स्क्रॉल मिलता है जिसमें एक बंदे का रिसर्च था जी रियल्म के बारे में, जिसे ये पढ़ता है और एक डिसीजन पे आता है। अब आगे, पर अब जो वांगलिंग का प्लान था, अगर उसे इसे आगे बढ़ाना है तो पहले ये जो लोटस रेस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर जो उस ओल्ड मैन ने लगाया है उसे हटाना पड़ेगा। फिलहाल वांगलिंग इस जगह से अर्थस्केप टेक्निक से निकल जाता है, यानी जमीन के अंदर से ट्रैवल करता है और उसी जगह पर आता है जहाँ पर एक रेतीला जगह था, जहाँ पर इसने एक गुफा बनाया था। और उसके बाद रेस्ट्रिक्शन फ्लैग लगाकर अपने को कवर कर लेता है और पहले अपने कल्टीवेशन लेवल को फिर से रिकवर करता है, कोर फॉर्मेशन के लेट फेज तक। अब उसके बाद वांगलिंग जो इसका स्पिरिचुअल पावर था अपनी बॉडी चैनल्स की तरफ नहीं भेजता है, यानी हर एक अंग अंग की तरफ ये इसे डायरेक्ट करता है उस लोटस रेस्ट्रिक्शन की तरफ। समय के साथ इसके चेस्ट के अंदर से मानो कुछ स्पॉट्स बनते हैं और धीरे धीरे वो जो लोटस पॉइंट्स थे वो बाहर आने लगते हैं। हालांकि इस दौरान वांगलिंग के पसीने छूटने लगे थे। अब इसे बाहर निकालने के बाद वांगलिंग एक क्रिएचर को निकालता है और लोटस बीस्ट के तरफ बढ़ा देता है। अब लोटस बीस्ट इस स्मॉल बीस्ट के अंदर मानो अंदर एंटर कर जाता है और इस बीस्ट को वांगलिंग दूर की तरफ निकाल देता है। यानी कि अगर वो ओल्ड मैन सर्च करे तो वो उस बीस्ट को ढूंढ पाएगा जहां पर वो बीस्ट होगा। पर वांगलिंग जानता था ये ज़्यादा समय तक उस ओल्ड मैन को नहीं बना पाएगा, बेवकूफ़। और वांगलिंग यहाँ से निकल जाता है। अब वांगलिंग फिर से उसी कल्टीवेशन केव में आता है जहाँ पर एक कीव सिपिंग के साथ गया था। वांगलिंग यहाँ पर एंटर कहाँ करता है, एंसेंट ट्रांसफर एरे। अब वांगलिंग यहाँ पर स्पिरिचुअल स्टोन्स निकालता है और इस ट्रांसफर एरे के अंदर डाल देता है। थोड़े ही समय में ट्रांसफर एरे चमकने लगता है और यहाँ पर एक रोटेशन जैसा दिखता है, काफ़ी फास्ट। और वांगलिंग इसके अंदर गायब हो जाता है। धीरे 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 ट्रांसफर एरे जैसा कि पहले था वैसा हो जाता है। अब सी ऑफ डेविल से पता नहीं कितने हजारों लाखों किलोमीटर दूर एक लाइट चमकती है और बहुत सारे शॉक वेव दिखाई देते हैं। यहाँ पे माउंटेन था और यहाँ पर एक बहुत पुराना ट्रांसफर एरे था जो कि अब चमकने लगता है और इसके अंदर से वांगलिंग बाहर निकलता है। वांगलिंग समझ जाता है कि अब ये सी ऑफ डेविल्स में तो नहीं है और ये सनलाइट के सामने था, क्योंकि सी ऑफ डेविल्स में सनलाइट चमकता ही नहीं था। और वांगलिंग इस ट्रांसफर एरे को थोड़ा सा डिस्ट्रॉय टाइप कर देता है ताकि वो ओल्ड मैन इसे ढूंढ ना पाए, अगर ढूंढ भी ले तो यहाँ पर आ ना पाए, यानी उसको सीधा अब ट्रैवल करना पड़ेगा। डिस्ट्रॉय इन द सेंस मतलब ट्रांसफर एरिया का थोड़ा सा हिस्सा वांगलिंग अपने बैग में रख लेता है। अब यहाँ पर ये फील करता है स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी गहरा है। वांगलिंग का मकसद एक ही था कि इसको अपना कल्टीवेशन भी डिस्ट्रॉय नहीं करना है और नासेंट सोल पे भी जाना है। ये जो दोनों चीज़ें इसके दिमाग में चल रही थी और ऐसा एक ही मेथड था। अब वो काम करेगा कि नहीं, यही ये सोच रहा था। अभी अपने डिवाइन सेंस के थ्रू 2000 किलोमीटर दूर में दो कल्टीवेटर्स को फील करता है और ये दोनों मेल थे। इनमें से जो एक बंदा था वो फाउंडेशन स्टेज में था और दूसरा बंदा कोर फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में। और ये दोनों बंदे किसी एग्जाम के लिए जा रहे थे, जैसे कि काइलिंग गैदरिंग कहा जाता है, और इसे क्लाउड स्काई सेक्ट होस्ट कर रहा था। अब ये जो क्लाउड स्काई सेक्ट है ये पिल प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फेमस है और ये जो कंट्री है इसका नाम चू है। और ये जो बंदा आया था माई गोअरोंग, जो कि शायद फाउंडेशन पे था, शायद ये शायद जाओ कंट्री का था। और ये जो कोर फॉर्मेशन वाला बंदा है ये मियो गोरोंग का या माई गोरोंग का टीचर था। ये दोनों हावरान सेक्ट से आए थे। अब इधर ये दोनों मूव कर रहे थे और मे गोरोंग की नज़र एक बंदे पर पड़ती है जो कि ब्लैक क्लॉथ्स में था और काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहा था। बाल उसके सफ़ेद थे और इन्हें फील होता कि मानो ये बंदा काफ़ी डेमोनिक हो। इवन जो इसके टीचर थे जिनका नाम जूली था वो भी हैरान थे, ये एक एल्केमिस्ट थे कि इतना स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट। और ये फील कर लेते हैं कि ये बंदा, इसका कल्टीवेशन इनसे ऊपर है। ये बंदा नासेंट सोल पे पहुंचा नहीं है पर इसका कल्टीवेशन यानी कि वो जो इंटेंट है उन्हीं के जैसा है। अब ये सावधान हो जाता है और वांगलिंग से पूछता है कि फेलो कल्टीवेटर, आप जल्दी में दिख रहे हो, आप कहीं जा रहे थे क्या? वांगलिंग इनकी तरफ देखता है और पूछता है कि कौन सा कल्टीवेशन कंट्री है। जूली चौंक जाते हैं और बताते हैं कि इस कंट्री का नाम चू है। वांगलिंग सोचता है अच्छा। इस दौरान जूली पूछता है कि मतलब आप कहाँ से आए हो? अब वांगलिंग अपने बैग में से कुछ निकालने लगता है, इन्हें जवाब नहीं दिया था। जूली थोड़ा पीछे हटते हैं अपने डिसाइपल के साथ। अब वांगलिंग इन्हें एक जेड टोकन टाइप दिखाता है और इस पर एक मैप बना हुआ था, क्योंकि वांगलिंग ने कंट्री चू का नाम सुना था जिस मैप में ये इस मैप का हिस्सा इसने निकाला था। और मैप में बहुत सारी कंट्रीज थे तो वांगलिंग को पता चल जाता है कि फिलहाल ये कहाँ पर है। ये जो चू कंट्री है इसका हाउफेन कंट्री के साथ बॉर्डर है। हाउफेन कंट्री मतलब जहाँ पर वांगलिंग पहले था, सी ऑफ डेविल्स के, जहाँ पर ये शायद ली मुआन से मिला था। और इसका थोड़ा सा बॉर्डर सी ऑफ डेविल्स से भी टच करता है, जुआनवू कंट्री से भी टच करता है ईस्ट साइड से। अब वांगलिंग पूछता है कि ये मैं चू कंट्री के कौन से साइड में हूँ। अब बताता है ये बंदा कि तुम क्लाउड स्काई माउंटेन रेंज के आसपास हो। वांगलिंग पूछता है मतलब मैं अगर इस डायरेक्शन में जाऊंगा इशारा करके तो मैं क्लाउड स्काई सेक्ट पहुंच जाऊंगा। जूली हाँ में सर हिलाता है और वांगलिंग यहाँ से गायब हो जाता है।
अब इसके जाने के बाद मेरोंग जो था वो जूली से पूछता है कि टीचर ये बंदा क्या ये नासेंट सोल लेवल पे था, मतलब ये सीनियर। अब जूली बताते हैं कि ये बंदे का किलिंग इंटेंट अलग लेवल पे, शायद ये सी ऑफ डेविल से निकला है और इसका किलिंग इंटेंट बहुत स्ट्रांग है। मे गुरोंग को समझ में नहीं आता है कि किलिंग इंटेंट क्या होता है। अब जूली बताते हैं, हर समय मतलब हर बार जब तुम किसी को मारते हो तो तुम्हारा किलिंग इंटेंट बढ़ते जाता है। और ये बताते हैं कि ये बंदा कोर फॉर्मेशन के एकदम पीक पर है। और ये बोलते हैं कि हावरान सेक्ट जब लौटना तो भी इस बंदे के बारे में मत बताना, नहीं तो फालतू में परेशानी हो सकती है। इधर वांगलिंग आगे बढ़ता है, इसे समझ में आता है कि दोनों लोगों ने झूठ नहीं बोला था और ये क्लाउड स्काई सेक्ट के काफ़ी करीब पहुंच चुका था। फिलहाल वांगलिंग एक माउंटेन के आसपास था जो कि क्लाउड स्काई सेक्ट से 7 से 8 हज़ार किलोमीटर दूरी पर था। और वांगलिंग यहाँ पर एक गुफा देखता है, वहीं बैठ जाता है और अपने रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग से इस एरिया को प्रोटेक्ट कर लेता है। मतलब अगर कोई आए तो उसे ये केव दिखाई नहीं देगा, कुछ ऐसा, जब तक वो बंदा बहुत पावरफुल ना हो। अब वांगलिंग वो ग्रीन ड्रैगन जेड निकालता है जो कि इसे ली मुवान ने दिया था। इसमें थोड़े क्रैक्स आ गए थे बट फिर भी प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा था। तो ये जो फॉर्मेशन वांगलिंग ने बनाया था उसके अंदर ये भी फ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि वांगलिंग को पता था ये यहाँ पर लंबे समय तक रुकने वाला था। फिलहाल ये दोनों डेविल्स को भी बाहर निकालता है और वांगलिंग क्योंकि इस गुफा में 2 रूम था तो इन दोनों को बोलता है कि तुम अगले रूम में रहोगे, अगर कोई भी यहाँ से भागा बिना मुझे बताए तो तुम मारे जाओगे। सेकंड डेविल तो कुछ बोलता नहीं और उस रूम की तरफ पड़ जाता है। जू लीगो भी कुछ बोलने वाला था पर यह भी समझ जाता है और उस रूम की तरफ पड़ जाता है। और वांगलिंग उस रूम में अपना जी रियल्म का पावर छोड़ देता है कि अगर वो भागे तो वैसे भी मारे जाएंगे। और वांगलिंग यहाँ पर अपना मेडिटेशन शुरू कर देता है। समय बीतता है, 1 साल इस दौरान निकल जाते हैं और वांगलिंग अपना ज़्यादा जो पावर था इसके बॉडी में वो जो डिवाइन रिट्रीब्यूशन था वो रेड लाइट उस पर फोकस करता है और इसको वांगलिंग अब सप्रेस कर चुका था। और वांगलिंग इस दौरान एवतार टेक्निक के बारे में पढ़ रहा था, यानी कि एक तरह से क्लोन बनाना, ताकि ये नासेंट सोल लेवल पर ब्रेक कर पाए। और ये टेक्निक इसने वो जो वॉर गॉड श्राइन था हाउफेन कंट्री में वहाँ पर सीखा था। ये टेक्निक कैसा था कि आप अपना एक क्लोन बना लो और ये अपना अलग कल्टीवेशन करेगा, बाद में आप इसको फ्यूज़ कर सकते हो अपनी बॉडी के साथ, तो आपके जो ब्रेक थ्रू के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। पर अवतार का एक प्रॉब्लम था कि 30 साल से ज़्यादा वो जिंदा नहीं रह सकता, तो जो भी करना है आपको 30 साल के अंदर करना है। पर अवतार की लाइफ को बढ़ाया जा सकता है अगर पिल्स वगैरह इसे प्रोवाइड किया जाए। यानी वांगलिंग का प्लान क्या था कि 30 साल के अंदर ये जो अवतार ये बनाएगा, मैं इसे क्लोन ही बोलता हूँ, तो ये जो क्लोन बनाएगा उसे 30 साल के अंदर नासेंट सोल पर पहुंचाना है। उसके बाद अपनी जो ओरिजिनल बॉडी है जो वांगलिंग है उसमें इसे ये फ्यूज़ कर लेगा, तो इससे वांगलिंग का कल्टीवेशन में डिस्ट्रॉय नहीं होगा, जी रियल्म वाला एटलीस्ट। और क्योंकि इसके पास हेवन डिफाइंग बीड भी था तो उसके अंदर 180 साल मिल जाएंगे, क्योंकि 6 गुना ज़्यादा समय होता है, बाहर का 30 साल और अंदर का 180 साल। और पिल्स का जो प्रॉब्लम था ये क्लाउड स्काई सेक्ट से सॉल्व कर लेगा, क्योंकि ये सेक्ट पिल्स ही बनाता है। और फिलहाल वांगली अब अवतार जो था उसे बनाने लगा था। तो फिलहाल यहाँ पर जो कैलेंडर चलता था उसे बोलते हैं सुजाकू कैलेंडर। और कोई तो साल था 1,34,500वां साल, कंट्री ऑफ चू को दिखाया जाता है। और यहाँ पर लोगों को रेड लाइट देखने को मिलती है। ये लोग उस जगह को लोकेट तो करते हैं पर वहाँ पर इन्हें एक गुफा मिलता है जिसके अंदर कोई नहीं था। और लोगों को ये लगता है शायद इस ट्रेजर को कोई हासिल कर लिया होगा। और इस समय के दौरान क्लाउड स्काई सेक्ट वाले एक पिल बना रहे थे, टियानसुन पिल। ये रैंक 5 का पिल था, अर्ली स्टेज का। अगर कोई नासेंट सोल का बंदा इसे अगर खा ले तो अगर उसकी बॉडी खत्म हो गई तो वो फिर से बना सकता है। और ये पिल जूमो सेक्ट था कोई, वो लेके जाता है। पर जाने से पहले ये जूमो सेक्ट वाले जो कि किसी और कंट्री के थे क्लाउड स्काई सेक्ट पर एक फॉर्मेशन लगा देते। और कोई भी नॉर्मल 4 की कंट्री इसे ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता था इनके लिए। इसी की वजह से जो ये क्लाउड स्काई सेक्ट वाले थे ये बंदे रिक्रूट करते थे, पर एक उनका तरीका अलग था। और ये रिक्रूटमेंट हर 30 साल पे होता था और 10 दिन तक चलता था। अब क्लाउड स्काई सेक्ट के पास एक बंदा और एक बंदी यहाँ पर चलते हुए आते हैं। आदमी जो था लड़का, यानी 27 से 28 साल का होगा, और इसके पास एक पर्पल फ्लाइंग स्वॉर्ड था। ये दिखाता था कि ये बंदा स्वॉर्ड सेक्ट का एक इनर डिसाइपल था। और इसके बगल में एक लड़की थी 20 साल की, इसने भी पर्पल ड्रेस पहना था और ये लड़की दिखने में काफ़ी स्वीट थी। और बगल वाले बंदे को एल्डर ब्रदर कह के बुला रही थी कि इस क्लाउड स्काई सेक्ट में क्या खास बात है कि हम यहाँ पर आए, क्योंकि इससे अपना स्वॉर्ड सेक्ट पसंद था, एल्केमी पसंद नहीं था। अब ये बंदा बोलता है कि स्वॉर्ड सेक्ट में हमारे बहुत ज़्यादा मारधाड़ होता है, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। और ये क्लाउड स्काई सेक्ट एल्केमी में बहुत फेमस है इस कंट्री चू में। मम्मी पापा अगर जिंदा होते तो वो भी काफ़ी खुश होते। अब लड़की भी कहती है अगर मैं क्लाउड स्काई सेक्ट में पहुंच गई, यानी कि मेरा एंट्री हो गया, तो मैं आपके लिए पिल्स बनाऊंगी। और जब आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे तो फिर हम उन लोगों से फाइट करेंगे। अब ये लड़की इतनी सुंदर थी कि जहाँ से भी दोनों गुजरते थे बहुत सारे लोग इसे देखने लगते थे। और इस दौरान
ये जो बंदा था इसका भाई, इसकी नज़र 200 फीट आगे में एक बंदे पर पड़ती है, जिसने कि नॉर्मल शायद कपड़े पहने थे। मतलब माउंटेन का कोई बंदा होगा, कुछ वैसा। अब ये बंदा इस लड़की की तरफ देखता है, फिर आगे बढ़ने लगता है। इसका जो भाई था, इस बंदे की तरफ देखता है और फ़ील करता है कि ये बंदा की कंडेंसेशन के 3rd लेयर पे है। पर इसकी बहन इस लड़के की तरफ एक इंटरेस्ट से देखती है और उससे पूछती है, "क्या तुम भी मतलब ये क्लाउड सेक्ट जॉइन करने आए हो?" पर लड़का कुछ बोलता नहीं है। लड़की बोलती है, "क्या तुम गूंगे हो?" लड़का बोलता है कि अगर इधर जा रहा हो तो ये प्रश्न पूछने का तो है ही नहीं। अब लड़की को आता है गुस्सा, पर ये सोचती है कि बात तो सही बोल रहा है। अब लड़की का बड़ा भाई इस दौरान हंसने लगता है, क्योंकि लड़के के रिप्लाई से इससे भी गुस्सा नहीं आता है। अब लड़की फिर से थोड़ा आगे जाती है और बोलती है कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा तुम्हारे कपड़ों की वजह से पूछा था, क्योंकि इन्हें देखकर ये लग रहा था कि तुम सेक्ट तो ज्वाइन करने नहीं आए हो, बल्कि ऐसा कुछ काम वाले। मतलब इसकी फीलिंग वैसी थी। बाकी सभी लोगों से इस बंदे का ड्रेस थोड़ा अलग था। अब लड़के को लगता है, क्या ये लड़की नई है क्या? बहुत एनोइंग लग रही है। समय बीतता है, क्योंकि ये बंदा इसका पावर लेवल बहुत कम था कि कंडेंसेशन का 3rd लेयर, मतलब शुरुआती एकदम। तो ये ऐसा उड़ के भी नहीं जा सकता था। फिलहाल दोपहर का समय होता है और ये लड़की अब बादाम खा रही थी, तो इससे भी पूछती है, पर बंदा मना करता है। अब लड़की वापस आ जाती है अपने भाई की तरफ। 2 घंटे और बीतते हैं और क्लाउड स्काई सेक्ट का दरवाजा खोलता है। लड़के को काफ़ी तसल्ली होती कि फाइनली। इस बंदे को इस दौरान हैंगयू सेक्ट की याद आती है और ये बंदा कोई और नहीं, वांगलिंग था। वांगलिंग मतलब वांगलिंग का क्लोन था। और ये जो क्लोन बनाया जाता है रियल बॉडी से ही बनाया जाता है, बट ये क्लोन 30 साल ही जिंदा रह सकता है। और वांगलिंग का यही प्लान था कि इस क्लोन को 30 साल में नास एंड सोल पे ले जाना है। तो यहाँ से कहानी मज़ेदार हो जाती है। और वांगलिंग की मेन बॉडी कहीं और छिपी थी, शायद उसी केव में होगी। नहीं, उसने वो भी छोड़ दिया था, क्योंकि वो जो रे ऑफ लाइट अपीयर हुआ था जब वांगलिंग ने ये क्लोन बनाया था, उसके बाद ही वांगलिंग वहाँ से निकल गया था और कहीं और जा कर के वो ट्रेनिंग में लग चुका था। अब क्योंकि समय हो चुका था, तो इस लड़की का भाई वापस जाने लगता है, पर जाने से पहले वांगलिंग की तरफ एक आधी बार देखता है। पर वांगलिंग एकदम शांत था। इसका कल्टीवेशन नहीं है, पर एक्सपीरियंसेस तो हैं। अब यहाँ पर 1000 या उससे ज़्यादा लोग आए थे। इनमें से तो कई सारे कोर फॉर्मेशन लेवल पे थे और कुछ वांगलिंग के जैसे थे, जो कि की कंडेंसेशन में थे, 2nd या 3rd लेयर पे। अब यहाँ पर एक मिडिल एज मैन आते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम लोगों को मेरा ये सेक्ट यानी क्लाउड्स का सेक्ट ज्वाइन करना है, तो तुम्हारी सीनियरिटी के यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। और जिसको अगर सीनियरिटी वगैरह चाहिए तो यहाँ से जा सकता है, पर यहाँ से जाता कोई नहीं है। अब मिडिल एज मैन यहाँ पर अपना हैंड साइन मूव करते हैं और सामने में एक पिलर दिखता है जिसके आसपास धुंध था। और ये बोलते हैं कोई भी मेथड यूज़ करो, पर ये बता दो कि इस धुंध के अंदर में कौन सा मैटर है, यानी कौन सा पदार्थ है, तो तुम क्वालिफाइड हो फिर। 6 घंटे का तुम्हारे पास समय है। हालांकि ये वांगलिंग का क्लोन है, इसके पास वो डिवाइन सेंस नहीं है, कल्टीवेशन नहीं है, पर एक्सपीरियंसेस थे, टेक्निक्स के बारे में सब जानता था, जो एक्चुअल वांगलिंग के पास है या एंशियंट गॉड के पास था, यानी मेमोरीज इसके पास पूरी थी। वांगलिंग इस पिलर की तरफ देखता है और एक स्माइल देता है और इस पिलर के आसपास ये फील कर लेता है कि एक रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। अब वांगलिंग ये सोचा था कि क्लाउड सेक्ट वालों को किस प्रकार का डिसाइपल चाहिए, और वांगलिंग ये भी सोचता है कि अगर ये डायरेक्ट बता देगा तो क्लाउड स्काई सेक्ट वालों का फोकस इस पर ज़्यादा आ जाएगा। इनका मकसद क्या है, ये फिलहाल ये सोचता है, और इसलिए तुरंत ही इस रेस्ट्रिक्शन को तोड़ता भी नहीं है और वेट करता है। समय बीतता है और 3 घंटे निकल चुके थे। अब इस दौरान आखिरी में एक बंदा एक लकड़ी का कुछ तो मटेरियल निकालता है। इसमें यह मंत्र सा पढ़ता है और इस पिलर की तरफ पढ़ा देता है। मिडिल एज मैन जो कि रिक्रूट कर रहे थे, वो फिलहाल देख रहे थे। अब ये लकड़ी का जो मटेरियल था ये आगे बढ़ता है और एक बाज में बदल जाता है। और जैसे ये बाज उस पिलर को टच करता है, पिलर से एक हाथ निकलता है और ईगल को पकड़ लेता है और इसे ब्लैक मिस्ट के अंदर खींच लेता है। अब ये बंदा तुरंत ही चिल्लाता है कि मैं हार गया, बस मुझे मेरा ट्रेजर लौटा दो। और ये प्लीज़ करता है। अब मिडिल एज मैन कहते हैं, टेंशन मत लो, तुम तो वैसे भी क्विट कर चुके हो, तुम्हें ये चीज़ मिल जाएगा। मिडिल एज मैन फिर से बोलते हैं कि तुम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बस अंदर बताना है कि क्या चीज़ है। पर तभी एक बंदा बोलता है कि अगर मैं बता दिया कि अंदर क्या है, तो बाकी लोग भी तो जान जाएंगे। ओल्ड मैन बोलते जो तुम देखोगे वह तुम ही को दिखाई देगा, बाकियों को अलग अलग दिखाई देगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने मैजिकल ट्रेजर्स निकालने लगते हैं, और जो भी अपने मैजिकल ट्रेजर्स को फेंकता उससे वो हाथ पकड़ लेता था, फिर अंदर धुंध में खींच लेता था। अब वांगलिंग इन चीज़ों को देख सकता था क्योंकि इसके पास डिवाइन आई था। इसके अंदर में 11 पिल्स थे, 11 पीस ऑफ जेड थे, 11 टोकन्स थे और एक पिल फर्नेस था। इस दौरान एक गोल्डन लाइट सर्कल उस धुंध से बाहर निकलता है और एक लड़की के पास आता है। ओल्ड मैन भी यानी मिडिल एज मैन भी हैरान हो जाते हैं, पर काफ़ी खुश भी थे कि ये लड़की पास कर चुकी है, ऐसे अंदर ले जाओ। वांगलिंग को समझ में आता है ये लड़की देख नहीं पाई, बट अंदर में कुछ था जो इस लड़की को चूज कर लिया। पर ओल्ड मैन ने फिर भी चेक किया था कि सच में जेड ने इसे चुना है। अब इस दौरान वांगलिंग भी एक रेस्ट्रिक्शन यूज करता है, यानी इल्यूजनरी सर्कल बनाता है, पर एकदम लो लेवल का, क्योंकि इसका पावर लेवल कम है।
और पिलर पर एक गोल्डन लाइट चमक रहा था। वांगलिंग का जो रेस्ट्रिक्शन था, इस दौरान एक अंदर जाकर के पिल से टकराता है, पर इस दौरान एक बंदे को, यानी ये भी अपना ऑरा यूज करता है और अंदर से एक पिल निकालता है। तो मिडिल एज मैन बोलते हैं तुम सीधा इनर डिसाइपल बनते हो, और पिल शायद फायर पिल था, अगर कुछ और होता तो शायद तुम मेरे डिसाइपल बनते। वांगलिंग सोच रहा था कि अंदर में पिल है, जेड है और टोकन है। पिल मिला तो आप इनर डिसाइपल, और जेड मिला तो आपने टेस्ट पास किया है, और किसी को टोकन मिला तो क्या, ये यही सोच रहा था। इसलिए वांगलिंग अभी भी ज़्यादा एक्ट नहीं करता है। अब ओल्ड मैन भी बताते हैं कि देखो अंदर 4 आइटम्स हैं, पिल है, टोकन है, जेड है और एक पिल फर्नेस है। तो जिसे पिल मिलता है वो इनर डिसाइपल बनता है, और तुम लोगों के पास अब 1 घंटा ही बचा है। और जो पिल मिलता है उसके बदले तुम उसे एक्सचेंज करके 3rd रैंक का पिल भी हासिल कर लेते हो। पिल फर्नेस 8,000 सालों में 6 डिसाइपल ही आज तक प्राप्त कर पाए हैं। उम्मीद है कि तुम में से कोई होगा जो 7वां बनेगा। और जिसे पिल फर्नेस मिलता है वो सेक्ट हेड का डिसाइपल बनता है, यानी कि शायद यहाँ के जो मेन टीचर होंगे या जो भी। और क्योंकि तुम सेक्ट हेड के डिसाइपल हो गए तो तुम्हें अल्केमी में बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा भी मिलेगा। अब ये सब सुन करके वांगलिंग भी चौंक जाता है। वांगलिंग हैरान था कि अंदर में से 3 ही आइटम दिख रहे थे, पिल फर्नेस तो कहीं दिखाई नहीं था। अब वांगलिंग ज़्यादा दिमाग लगाता नहीं है, ये एक रिस्ट्रिक्शन फेंकता है और अंदर से एक ब्लू पिल बाहर निकालता है। ऐसा नहीं था, वांगलिंग टोकन भी निकाल सकता था, बट इसने निकाला नहीं, क्योंकि फिर इसके ऊपर बहुत लोगों की नज़र हो जाएगी। क्योंकि इसे इनर डिसाइपल बनना था, इसीलिए इसने पिल निकाला। नहीं तो ये चाहता तो सबसे ईजी वाला वो जेड निकाल लेता कि बस डिसाइपल। अब इस पिल को देखकर ये जो मिडिल एज मैन थे वांगलिंग से बोलते, क्या तुम मुझे अपना टीचर स्वीकार करते हो? वांगलिंग मान जाता है, और अब ये मिडिल एज मैन बोलते हैं फिर यहीं पे खड़े रहो आखिरी तक, उसके बाद हम माउंटेन पर चलेंगे और सेक्ट हेड से तुम्हारी मुलाकात होगी। वांगलिंग यहाँ पर इन्हें रेस्पेक्ट भी दिखाता है। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के पिल्स थे, और वांगलिंग पहले ही अंदाजा लगा चुका था। फायर पिल मतलब वो रेडिश कलर का था। अब वांगलिंग का जो ब्लू पिल था वो वाटर पिल था, और ओल्ड मैन शायद इसी चीज़ के टीचर होंगे, इसीलिए वांगलिंग ने ये वाला पिल चुना था। 1 घंटे के अंदर 3 और लोग चूज किए जाते हैं। इनमें से एक लड़की थी जो कि वांगलिंग से मिल चुकी थी। अब यहाँ पर एक बंदा ट्राई तो करता है, और ऐसा लग रहा था कि वो पिल फर्नेस निकाल लेगा, पर नहीं, आखिरी में वो टोकन ही निकाल पाता है। फिलहाल अब यह कंपटीशन खत्म हो चुका था, और वांगलिंग को लेकर ये आगे निकल जाते हैं और उस बंदे को भी उठाते हैं जिसने टोकन निकाला था। अब यहाँ पर ये लोग एक बैरियर पास करते हैं, और वांगलिंग देखता है ये जगह काफी हरा भरा था, और वांगलिंग फील करता है कि बाहर में 3 दिन कल्टीवेट करना और यहाँ पर 1 दिन कल्टीवेट करना बराबर था। अब इस दौरान जब ये ट्रैवल कर रहे थे तो कुछ लड़कियाँ ऐसा हंस टाइप के ऊपर बैठ के आती है, और जो वांगलिंग के शायद टीचर होंगे उनसे बोलती हैं, उनमें से एक कि एल्डर मार्शल ब्रदर जाओ, क्या ये नए डिसाइपल्स हैं? खास करके जो लड़की बोलती है वो काफ़ी अट्रैक्टिव थी, और इस लड़की के होंठ पर एक तिल भी था, और दिखने में ये काफ़ी चार्मिंग थी। अभी मिडिल एज मैन भी कहते हैं हाँ इस बार 6 बंदे सेलेक्ट हुए। अब इस दौरान इन वुमेन का नज़र उस लड़की पे पड़ता है जो कि वांगलिंग के साथ शुरुआत में आई थी, और ये बोलती है काफ़ी सुंदर है, अगर हमारी टीचर इसे देखेंगी तो पक्का इसे सेलेक्ट कर लेंगे। और फिलहाल ये लोग भी यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पर एक ही लौंडा था जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस वुमेन को देखकर जो इतनी सुंदर थी, वो था वांगलिंग। क्योंकि इसके हिसाब से ये सुंदर तो है पर ली मुआन जैसी नहीं। और खास करके एक और लड़की थी जुआन डाओ सेप्ट की, यानी कि डाओ सेप्ट की लियू में, वो भी बहुत सुंदर थी। ऐसा वांगलिंग का मत है, मेरा नहीं। इसलिए वांगलिंग की नज़र में ये आती भी नहीं है। और ये लड़की जो वांगलिंग के बगल में थी ये वांगलिंग की तरफ देखती है कि इसे फ़र्क नहीं पड़ता है, और इस लड़की को अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। समझ रहे हो गाइस, प्यार हो गया लगता है। अब जब ये वुमेन निकल जाती है तो मिडिल एज्ड मैन इस लड़की से कहते हैं कि तुम काफ़ी नसीब वाली हो कि तुम्हें सेकंड एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। फिलहाल ये लोग एक मेन हॉल की तरफ बढ़ते हैं। हॉल इतना बड़ा था कि अगर 1000 लोग भी यहाँ पर हो तो भी ये बड़ा ही दिखेगा। अब इस हॉल के अंदर में एक वाइट हेड ओल्ड मैन बैठे थे जिन्होंने हरे रंग के कपड़े पहने थे, और हाथ इनका पीछे था, मतलब मोड़ के थे। अब ये जो बंदे थे जो टीचर जाओ, इनका नाम जाओलिन था, और ये बोलते हैं कि 9th जनरेशन का मैं डिसाइपल जाओलिन सेक्ट हेड को ग्रीट करता हूँ, और इस बार हम 6 लोगों को सेलेक्ट किया है। इनमें से 3 ने जेड पाया था, 2 ने पिल्स और 1 ने टोकन, और मैंने उस लड़की को जिसको जेड मिला था उसे माउंटेन पर भेज दिया। अब यहाँ पर वांगलिंग आसपास में बहुत सारे नास एंड सोल कल्टिवेटर्स को देखता है, और ग्रीन रो वेल्डर इस दौरान कहते हैं जिनको जेड मिला था उनका सेकंड टेस्ट का इंतजाम करो, और अगर वो पास कर गए तो वो इनर डिसाइपल्स बन जाएंगे। अब उसके बाद मिडिल ईस्ट मैन वांगलिंग की तरफ इशारा करते हैं कि इसने मुझे मतलब अपना टीचर माना है, इसे वाटर पिल मिला था। अब ये एल्डर वांगलिंग की तरफ देखते हैं और पूरी तरह से मानो इसे स्कैन कर लेते हैं। एल्डर जो थे ये नासेंट सोल लेवल पर थे, और ये कहते हैं कि इस बंदे को वाटर पिल मिला,
इसका पावर लेवल की कंडेंसेशन पे है, यानी इसके पास कुछ स्पेशल टेक्निक होंगी। नॉर्मली कैसा होता है, अंदर में जो वो रेस्ट्रिक्शन के अंदर था, वो इंसान को खुद चुनता है, जिसका इल इंटेंशन ना हो। पर वांगलिंग अलग था, इसने एंशिएंट रेस्ट्रिक्शन को यूज़ करके वो चीज़ चुना था, जो इसकी इच्छा की थी। अब ज़ाओलिन और वांगलिंग यहाँ से निकल जाते हैं, मतलब निकल ही रहे थे। तब यहाँ पर एक ओल्ड वुमन बैठी थी। ये अपनी आंखें खोलती है और एक लड़की की तरफ देखकर बोलती है कि इसको मैं चूज़ करती हूँ। ये वही लड़की थी जो वांगलिंग के साथ आई थी। अब ये लड़की क्या करे? अचानक से वो लेडी देखती है और ये लड़की उनकी तरफ खींची चली जाती, मतलब पावर की वजह से। लड़की भी तुरंत इन्हें ग्रीट करती है और टीचर बोल देती है। अब ओल्ड वुमन बोलती है, इतना जल्दी तो नहीं, तुम्हें पहले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर सॉरी, रैंक 2 का पिल बनाना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना लूंगी। अब इधर जाओलिन वांगलिंग को दूर लेके आते हैं और इसे एक घर देते हैं और ये बताते हैं वांगलिंग को कि तुम मेरे पहले डिसाइपल हो। रिक्रूटमेंट के बाद मैं फिर तुम्हें अल्केमी सिखाना शुरू करूंगा, और कुछ चीज़ें ये बताते हैं। फिर यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फल फूल, मतलब पौधे, हर्ब्स वगैरह लगे हुए थे। तो वांगलिंग भी काफ़ी एक्साइटेड था, क्योंकि ये लोग 9th जनरेशन के डिसाइपल थे। वांगलिंग वगैरह तो 10th जनरेशन शायद बोले जाएंगे। तो ऐसा है, यानी कि जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन वाले होंगे, वो कितने लकी होंगे। अब यहाँ पर वांगलिंग एक घर चूज कर लेता है जो एकदम आखिरी में था। अब इस कमरे में बहुत सी चीज़ें थी और एक पिल फर्नेस भी था, जो कि एक अच्छी क्वालिटी का था। अब वांगलिंग ने यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाया था, रात का समय होता है तो जावलिन आते हैं तो इसे पता चल जाता है, जो कि कोर फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में थे और इनका उतना लेवल नहीं है, तो वांगलिंग के फॉर्मेशन को ये उतना जज नहीं कर पाते, मतलब इन्हें पता नहीं चलता है। और अब ये वांगलिंग को समझाते कि देखो, ज़्यादा समय तो नहीं मिलेगा, तुम्हें भी बहुत सी मेहनत खुद से करनी पड़ेगी, और तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो एक डायरेक्शन बताते हैं, वहाँ चली जाना, तुम्हें मेरे टीचर वहाँ मिलेंगे, मतलब वो लेडीज़ हैं, और मैंने उन्हें बता दिया तो वो तुम्हें बता दिया करेंगी जो भी प्रॉब्लम होगा। और ये एक जेड देते हैं जिससे कि वांगलिंग वहाँ जा सकता था। इस दौरान इसे याद आता है सन डाजू का, जो कि कितना हरामी आदमी था। पर ये बंदा जावलिन काफ़ी अच्छा टीचर है इसका। इमोशंस वांगलिंग के अंदर फिर से एक बार जागते कि सभी लोग बुरे नहीं होते हैं। और ये इस दौरान जावलिन बताते कि मेरी जो टीचर है वो तुम्हें बेसिक्स सिखा देंगी, वो बहुत अच्छी हैं। बस यहाँ पे जो हर्ब्स हैं उनको रूट से मत उखाड़ना, बाकी तुम चीज़ें यूज़ कर सकते हो। और ये बताते हैं क्योंकि इन्हें क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाना था, इसलिए वांगलिंग को फिलहाल ये बेसिक्स नहीं सिखा पाएंगे। इससे पूरी चीज़ें इनके टीचर से सीखना पड़ेगा। और उसके बाद जावलिन यहाँ से निकल जाते हैं। जो 10th जनरेशन का डिसाइपल का कपड़ा होता है ये भी वांगलिंग को दे देते हैं। अब अपना जो मेन वांगलिंग था, जब उसने इस क्लोन को बनाया था तो एक इंक स्टोन के थ्रू एक पाथ क्रिएट कर दिया था, मतलब स्पेस में ट्रैवल कर सकता था, और जब ये मुसीबत में हो तो इसे आके बचा सकता था। हालांकि रेस्ट्रिक्शन से बनाता था तो इसे बार बार शायद यूज़ नहीं किया जा सकता। अब जावलिन ने जो चीज़ें दी थी, वांगलिंग ये वाला क्लोन वाला पढ़ते रहता है, और 2 महीने निकल चुके थे और वांगलिंग को समझ में आ जाता है कि जावलिन ने कोई भी चीज़ों में छेड़छाड़ नहीं किया है। और इन 2 महीनों में वांगलिंग का जो कल्टीवेशन था 3rd लेयर से 8वें लेयर में जा चुका था, क्योंकि स्पिरिचुअल लिक्विड तो ये पीता ही था, और साथ में अब एल्केमी की भी कुछ चीज़ें ये यूज़ करता था। और वांगलिंग अब खुद के लिए भी पिल्स वगैरह बनाता था बेसिक लेवल के। इधर एक दिन वांगलिंग कोई तो पिल बना रहा था और एक एक्सप्लोजन होता है। वांगलिंग बाहर निकलता है और इसके चेहरे पर उसे काली टाइप लगी थी, क्योंकि ये फायर को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया था। और वांगलिंग इन 2-3 महीनों में 4 पिल फर्नेस डिस्ट्रॉय कर चुका था। टोटल 7 थे इसके पास, यानी इसे मिले थे तो 3 अब बचे थे। और इसे समझ में आने लगा था कि अल्केमी मास्टर बनना कठिन तो होता है। और इसे अब इन समय के साथ ये भी पता चल जाता है कि पिल की जो क्वालिटी होती है उसे 9 रैंक तक डिवाइड किया गया है। और अभी के टाइम में रैंक 5 के, यानी क्लाउड स्काई सेक्ट में 3 ही पिल मास्टर हैं। उनमें से एक जावलिन की टीचर है, जो कि एक फीमेल है, और ये क्लाउड स्काई सेक्ट की डायरेक्ट डिसाइपल नहीं है। ये जुआनवू कंट्री से आई थी और फिलहाल ये यहाँ पर एल्डर है। इधर वांगलिंग फिर से पिल रिफाइन करने लगता है, क्योंकि आखिरी समय में इसका फायर इससे कंट्रोल नहीं होता था। और इस बार फिर से जब यह ट्राई करता है तो फायर अनएक्सपेक्टेडली बढ़ जाता है और पिल फर्नेस भी फट जाता है। मटेरियल्स भी बर्बाद होते हैं, और सातों पिल फर्नेसेस समय के साथ ये फोड़ चुका था। चलो, अगर मटेरियल खराब होते तो मटेरियल तो मिलते रहता है, पर फर्नेसेस भी टूट रहे थे, कुछ तो करना पड़ेगा। और वांगलिंग की एक चाहत थी, इसे मास्टर एल्केमिस्ट बनना था, और अभी तक जाओलिन भी वापस नहीं आए थे। तो वांगलिंग अब सोचता है कि अब जाओलिन के टीचर के पास ही जाऊंगा। अब वांगलिंग यहाँ से निकलता है। इस दौरान एक सारस पर बैठी हुई एक लड़की इसे दिखाई देती है। अरे, ये तो तुम हो। ये वही लड़की थी जो वांगलिंग के साथ यहाँ पर आई थी। पर इस दौरान इसे कोई तो बोलता है कि जूनियर सिस्टर, आप अगर और लेट की तो टीचर आपको और ज़्यादा पील फरने से साफ कराने लगाएंगी। तो ये लड़की फिलहाल यहाँ से निकल जाती है। इधर वांगलिंग की नज़र एक बंदे पर पड़ती है जो कि पेड़ के पीछे था, और इन लड़कीज़ को देख रहा था, लड़कियों को देख रहा था कि यार ये कितनी सुंदर होती जा रही है। अब ये बंदा वांगलिंग के करीब आता है और पूछता है उस लड़की के बारे में कि क्या आप उसे जानते हो। वांगलिंग नाम ऐसा हिलाता है। अब ये बंदा बोलता है कि भाई,
तुम जानते तो हो वो तुमसे बात कर रही थी। और ये वांगलिंग को जूनियर ब्रदर बोलता है और बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता हूँ, बल्कि वो जो सीनियर सिस्टर है वांग टोंग, मैं उन्हें पसंद करता हूँ। और वांगलिंग यहाँ पर फिर से बोलता है, भाई मैं नहीं जानता हूँ, और यहाँ से जाने लगता है। अब ये बंदा वांगलिंग के पीछे आता है और इसका नाम पूछता है, और लग रहा है कि तुम सदर्न साइड जा रहे हो, मैं वहीं का डिसाइपल हूँ। अब वांगलिंग बताता है कि मेरा नाम वांगलिंग है। अब ये बंदा अपना नाम बताता है, चेंग जियान। और इस दौरान ये कहता है कि सदर्न कोर्टयार्ड में जाना इतना आसान नहीं है, मुझे भी नहीं जाने देते अंदर में, क्योंकि हालांकि मैं वहाँ का डिसाइपल हूँ फिर भी। चेंग जियान थोड़ा ठरकी लौंडा था और वांगलिंग इसे बोलता है, मुझे कोई नहीं रोकेगा। और ये उसे वो टोकन दिखाता है। अब चेंग जियान कहता है, तुम अंकल मास्टर जाओलिन के डिसाइपल हो, तुम बहुत लकी हो। बहुत सारे लोग उनके डिसाइपल बनना चाहते थे, पर उन्होंने किसी को सेलेक्ट नहीं किया था। चेंग जियान बोलता है, मैं बता दूंगा उनके बारे में खास क्या है। हालांकि वो पिल 3 ही, मतलब रैंक 3 का ही पिल रिफाइन कर पाते, पर उसके पहले मतलब तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम मुझे वेस्टर्न कोर्टयार्ड लेके जाओगे। पर वांगलिंग मानता नहीं। चेंगजियान इवन वांगलिंग को एल्डर मार्शल ब्रदर बुलाता है कि भाई मेरी इतनी तो बात मान लो। वांगलिंग समझ रहा था कि भाई तुम्हें वेस्ट कोर्टयार्ड इसलिए जाना है कि उस लड़की से मिलना है, और उसके बाद तुम वो एल्डर सिस्टर वांगटोंग से मिलना चाहते हो। चेंगजियांग हंस के कहते हैं, हाँ भाई हाँ, इतना तो कर ही सकते हो। अब वांगलिंग बोलता है कि सभी लोग जाओलिन के डिसाइपल क्यों बनना चाहते हो। अब चेंगजियान बताता है क्योंकि जाओलिन की टीचर काफ़ी अच्छी है, और ये बताता है कि सबसे सुंदर लड़की पूरे क्लाउड स्काई सेक्ट में वेस्ट कोर्टयार्ड में नहीं है, बल्कि साउथ कोर्टयार्ड में, और उनका नाम है एल्डर ली। और वो रैंक 5 के अल्केमिस्ट भी हैं। इसीलिए लोग जाओलिन का डिसाइपल नहीं, बल्कि इससे वो उनसे कांटेक्ट में रहेंगे, एल्डर ली के। और इसके बारे में ये थोड़ा और बताता है कि एल्डर ली जो है वो लुओ है सेक्ट की डिसाइपल थी, हाउफेन कंट्री की हैं। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।